टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो डेटा है वो हम कलेक्ट करते हैं एंड देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है, जिसमें मतलब बेसिकली स्टडी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें किस तरीके का डेटा चाहिए और उस तरीके का डेटा हम कलेक्ट करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर स्टडी में हम सारे के सारे डेटा कलेक्ट करेंगे, डिपेंड करता है वो स्टडी टू स्टडी, ठीक है। जैसे पहला टाइप ऑफ जो डेटा है वो है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाती है। पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि योर नेम, एज, जेंडर, बर्थ ऑर्डर, number of siblings, education, occupation, marital status, number of children, locality of residence, caste, religion, parental education, occupation and family income, etc. तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आ जाती हैं डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट इज फिजिकल इंफॉर्मेशन। फिजिकल इंफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेंबर, जहां पर भी मैं साइकोलॉजी में अगर फिजिकल बोल रही हूं तो फिजिकल का मतलब है आपकी इकोलॉजी। तो यहाँ पे आपका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आ जाएगा, यानी कि आप किस तरीके की एरिया में रहते हो। तो जैसे कि आप हिली एरिया में रहते हो, डेजर्ट एरिया में रहते हो, फॉरेस्ट में रहते हो, मोड ऑफ इकोनॉमी क्या है, हाउसिंग कंडीशन, साइज ऑफ रूम्स, facilities available at home, in the neighborhood, in the school, mode of transportation, etc. ठीक है। और अगर कोई भी टर्म समझ में ना आए तो उसी टाइम रोक देना और पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल डेटा। फिजियोलॉजी मतलब फिजिकल, फिजियोलॉजी, हाँ, तो फिजिकल बॉडी बेसिकली और बायोलॉजी। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में आती है। फिजियोलॉजिकल डेटा में जैसे आपका फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डेटा भी हम कलेक्ट करते हैं, जैसे हाइट, वेट, हार्ट रेट, लेवल ऑफ फटीग, गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन मेजर्ड बाय EEG, blood oxygen levels, reaction time, duration of sleep, blood pressure, pattern of dream, amount of salivation, running and jumping rates in the case of animal studies, etc. are collected. ठीक है। Next is psychological information. साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अगेन इसके अंदर आ जाएगी आपकी साइकोलॉजी, या जितनी भी आपकी चीजें इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, जितनी भी चीजें आपकी मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड है, वो सारी चीजें साइकोलॉजिकल डेटा में आती हैं। सो साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, वैल्यूज, क्रिएटिविटी, इमोशंस, मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स, हैलुसिनेशंस, परसेप्चुअल जजमेंट, थॉट प्रोसेसेस, कॉन्शियसनेस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, एक्सेट्रा। अब इसके ऊपर जो यूजुअली क्वेश्चन आता है वो या तो 3 से 4 नंबर का या 2 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन, या फिर आपको कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें आपको टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जैसे हम एक स्टडी में अपने सब्जेक्ट्स का ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। नाउ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन वी आर डूइंग, तो वहां पर आपको डेटा कलेक्शन का टाइप आइडेंटिफाई करना आ सकता है या फिर उसको एक्सप्लेन करना भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ही आएगा या सिर्फ सिचुएशन बेस्ड ही आएगा, दोनों ही तरीके से आ सकता है, ठीक है। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इनको हम यूजुअली या तो कैटेगरीज में रखते हैं, कैटेगरीज जैसे हाई या लो में, कि आप किसी एक चीज पे लाइक लेवल ऑफ फटीग है, अब उस पर आप हाई फील करते हो या लो फील करते हो, या फिर दूसरी कैटेगरी हो सकती है येस और नो। इनको हम रैंक में भी रखते हैं, ओरिजिनल ऑर्डिनल डेटा जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में हमने डाल दिया, या फिर हम इनको स्कोर्स की फॉर्म में भी रखते हैं कि
कुछ भी स्कोर दे सकते हैं, लाइक 0 to 20 के बीच में हमने कुछ भी स्कोर दे दिया, वो डिपेंड करता है अगेन स्टडी टू स्टडी, तो उसकी डेप्थ में मैं यहाँ पर नहीं जा रही हूँ। तो हम उसको स्केल के स्कोर पे भी रखते हैं। इसके अलावा हम वर्बल रिपोर्ट्स रखते हैं, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स रखते हैं, पर्सनल डायरीज का भी रिकॉर्ड रखते हैं, फील्ड नोट्स का रिकॉर्ड रखते हैं, आर्काइवल डाटा भी रखते हैं। ये सारी की सारी जो हमने ऊपर जो हमने बात करी थी, ऑर्डिनल डेटा हो गया या स्कोर्स हो गए, जिन भी चीजों को हम मेजर कर सकते हैं वो हम क्वांटिटेटिव मेथड से मेजर करते हैं। बाद में जो चीजें मैंने बोली हैं जैसे वर्बल डेटा हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई, ये सारी चीजें जो है वो हम क्वालिटेटिव डेटा हम उसको बोलते हैं, तो हम उसको क्वालिटेटिवली एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब तुम्हें याद होगा जब मैंने स्टेप्स इन कंडक्टिंग अ साइंटिफिक रिसर्च पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था तुम्हें जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं तो हमारा सबसे पहला डिसीजन होता है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे। उसके बाद में सेकंड डिसीजन हमारा होता है कि हमें कौन सा मेथड चूज करना पड़ेगा जो हमारी स्टडी के लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बोला था, बहुत सारे मेथड्स के नाम लिए थे मैंने उस टाइम पे। अब वो सारे मेथड्स हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहला जो मेथड है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। अब ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है? ऑब्जर्वेशन मेथड में देयर इज अ केयरफुल क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्रोसेस और अदर फिनोमिना इन ऑर्डर टू कलेक्ट डेटा अबाउट इट, जिसमें हम एक चीज को बहुत केयरफुली और बहुत क्लोजली एग्जामिन करते हैं। वो कोई भी चीज, वो चीज या तो कोई स्टिमुलस हो सकती है, कोई फिनोमिना हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, और हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, डेटा चाहिए, इसलिए हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो चीज बोल्ड में गिवन है नोट्स में वो है डेफिनेशन। तो अगर मैं तुमसे टेस्ट में डेफिनेशन पूछ रही हूँ कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है या डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशन मेथड, तो मुझे यही डेफिनेशन चाहिए। इधर उधर कुछ भी करोगे नहीं चलेगा, क्योंकि अगेन साइंटिफिक डिसिप्लिन है, नहीं कर सकते तुम इधर उधर। ठीक है, मुझे बहुत बारी समझ में आ जाता है कि तुम्हें समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ ही जाएगी क्लास में, क्योंकि दो दो जगह पढ़ रहे हो, स्कूल में भी पढ़ रहे हो, मेरे पास में भी पढ़ रहे हो, वो मुझे समझ में आ जाएगा। बट डेफिनेशन, तो डेफिनेशन तो चाहिए। ओके, सो जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही पावरफुल टूल है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में। सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है किसी भी बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए। अब जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है वो डे टू डे ऑब्जर्वेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में तीन चीजें फॉलो करते हैं। ठीक है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में सबसे पहली चीज है सिलेक्शन, उसके बाद में है रिकॉर्डिंग, एंड थर्ड है एनालिसिस। सिलेक्शन का मतलब है कि एक ऑब्जर्वर को अच्छे तरीके से पता होता है कि उसे क्या ऑब्जर्व करना है। मतलब कि हम एक बिहेवियर या एक फिनोमिना सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें ऑब्जर्व करना है। उसके अलावा किसी और बिहेवियर या फिनोमिना से हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं एक ही एग्जाम्पल यूजुअली इसमें रखती हूँ और मैं वही एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रही हूँ कि एडोलेसेंस में अग्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि अग्रेसिव कंटेंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें मेरा मेन फोकस क्या है, किस बिहेवियर को मैं ऑब्जर्व करना चाहती हूँ? अग्रेशन को ऑब्जर्व करना चाहती हूँ, तो मैं सिर्फ अग्रेशन को ऑब्जर्व करूंगी। बाकी उस टाइम पे एडोलेसेंस अगर कोई भी बिहेवियर दिखा रहे हैं, इट्स नन ऑफ माय कंसर्न, मैं उसको ऑब्जर्व करूंगी नहीं, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगी नहीं। तो सिलेक्शन का मतलब है जिस बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं हम बस उसी को सिलेक्ट करेंगे, बाकी बिहेवियर से हमें कोई लेना देना नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अग्रेशन का सोर्स है तो मेरे उसमें आ सकता है।
बट अदरवाइज नहीं आएगा फिर। सो यस, इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग टू डू। तो अगर वो चीज कहीं पे भी मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन में अग्रेशन से रिलेटेड है, अग्रेशन इस वजह से आ सकता है, तो वो मेरे उसमें आएगा। बट यहाँ पर तुम ये भी तो देखो ना कि मैं बोल रही हूँ अग्रेसिव कंटेंट की वजह से अग्रेशन बढ़ रहा है, तो मेरा सिर्फ इसी रिलेशनशिप पे फोकस होगा। बाकी अगर बच्चा किसी से लड़के अग्रेशन कर रहा है तो उस पर मेरा फोकस नहीं है। और बाकी सारे फैक्टर्स को हम कंट्रोल भी करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, सो इतना क्लियर हुआ। सिलेक्शन मतलब हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं बस उसी को ही हम सेलेक्ट करके ऑब्जर्व करेंगे। रिकॉर्डिंग का मतलब है हम चीजों को, मतलब जो बिहेवियर है उसको हम अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। जब जब वो बिहेवियर हो रहा है, मे बी हम टैलीज बना रहे हैं या फिर हम फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, ऑडियोज ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से हम अपने पास में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमें बाद में उसे क्या करना है, एनालाइज करना है। तो थर्ड चीज जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन को डे टू डे ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट बनाती है, दैट इज एनालिसिस। तो आप एनालिसिस का मतलब क्या है, जितनी भी चीजें हमने रिकॉर्डिंग में रखी हैं, चाहे वो टैलीज हैं, ऑडियोज हैं, टेप्ड वीडियोज हैं, एनीथिंग, उनको हम बैठ के एनालाइज करेंगे एंड देन वी विल कम टू अ कंक्लूजन। डे टू डे ऑब्जर्वेशन में आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, so it can be a 3 marker question, how scientific observation is different from day to day observation। तो उसमें तुम यही 3 पॉइंट्स लिखोगे अच्छे तरीके से, जो नोट्स में गिवन है वही लैंग्वेज यूज करते हैं। Okay, now another thing is what are the various skills required to be a good observer। अब हर कोई ऑब्जर्वर नहीं बन सकता है, तो क्या स्किल्स हमें रिक्वायर्ड हैं टू बी अ गुड ऑब्जर्वर। सो इट इज अ स्किल। एक गुड ऑब्जर्वर को ये पता होता है कि वो क्या ढूंढ रहा है। सिलेक्शन में हम ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं, उसे ये पता है। उसे ये भी पता है कि किसको ऑब्जर्व करना है, उसे ये भी पता है कब ऑब्जर्व करना है और कैसे ऑब्जर्व करना है और कहाँ ऑब्जर्व करना है। इसके अलावा उसको ये, एक गुड ऑब्जर्वर को ये भी पता है कि जो बिहेवियर है उसको रिकॉर्ड कैसे करना है या फिनोमिना को रिकॉर्ड कैसे करना है। इसके अलावा क्या मेथड यूज करने हैं एनालिसिस में। ठीक है, क्योंकि हमें उस डेटा को एनालाइज भी ऑब्जर्वर ही करता है, तो उसे ये भी पता है क्या मेथड्स हमने यूज करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक ऑब्जर्वर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, वो ये है कि जब भी कोई बिहेवियर हो रहा होता है, हमें उस टाइम पे वो बिहेवियर इंटरप्रेट नहीं करना होता। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दैट इंटरप्रेट नहीं करना होता है, हमें सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी का क्लासरूम बिहेवियर ऑब्जर्व कर रही हूँ, ठीक है, क्लासरूम में 3 बच्चे थे। 3 बच्चे मैंने शुरुआत से देखा है कि वो साथ में बहुत ज्यादा रहते हैं, वो हर चीज साथ में करते हैं, मे बी दे आर सॉर्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड। बट अभी 2 लोगों के बीच में मेरे ही सामने लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से 2 लोग जो हो गए हैं, जिन्होंने एक बच्चे को अकेला छोड़ दिया है। अब क्या हो रहा है, वो 2 लोग उस बच्चे को देखकर कुछ कुछ बात कर रहे हैं। तो मुझे ये नहीं लिखना है अपनी रिकॉर्डिंग में कि वो 2 बच्चे उसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे सिर्फ ये लिखना है कि वो 2 बच्चे उसको देख कर बात कर रहे हैं, क्योंकि मे बी वो उसके बारे में बात कर रहे हो या ना कर रहे हो, ये मैं उस टाइम पे कैसे इंटरप्रेट कर सकती हूँ। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ऑब्जर्वर को उस टाइम अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं लगानी है, सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर को रिकॉर्ड करना है और कुछ नहीं करना है। क्योंकि जब वो उस टाइम पे इंटरप्रेट करने बैठ जाएगा या बैठ जाएगी, तो वो बायस बीच में आएगा, क्योंकि उसने सामने लड़ाई होते हुए देखी है, तो बायस बीच में आएगा ही आएगा कि ये इसके बारे में ही बात कर रहे होंगे, मे बी वो ना कर रहे हो, या मे बी वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि वो देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिचुएशन बेस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और ऑफ कोर्स इसमें से बहुत कंटेंट निकलेगा, क्योंकि 12 से 13 नंबर की वेटेज है इस चैप्टर की। ठीक है,
नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अब नेचुरलिस्टिक में क्या होता है, ये होता है एकदम ही नेचुरल सेटिंग में, मतलब नो मैनिपुलेशन, मेरी तरफ से कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी, जो हो रहा है जैसे हो रहा है और मैं वैसे ही उसको ऑब्जर्व करूंगी। ये यूजुअली होता है हॉस्पिटल्स में, स्कूल सेटिंग्स में, यूजुअली होता है कि जो जैसे हो रहा है बस उसको नेचुरल फ्लो में मुझे ऑब्जर्व करना है। दिस इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इसमें ये होता है कंट्रोल्ड सेटिंग्स में। कंट्रोल सेटिंग्स मतलब लेबोरेटरी, और इसमें मैनिपुलेशंस होती हैं। जैसे अगर मुझे नॉर्मली ये ऑब्जर्व करना है कि बच्चों का अग्रेशन स्कूल में कैसा है, तो मैं नॉर्मली हर क्लास में जाऊंगी और ऑब्जर्व करूंगी, कुछ नहीं करना। फिर जितनी भी चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चों को अग्रेशन आ रहा है, मैं सब कुछ ऑब्जर्व करूंगी और मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगी। वेल ऑन द अदर हैंड, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि अग्रेसिव कंटेंट की वजह से हो रहा है, तो ये मैं कहाँ करूंगी, ये मैं लेबोरेटरी में करूंगी। लेबोरेटरी में क्या होगा, मेरे पास में दो ग्रुप्स होंगे, एक को दिखाऊंगी अग्रेसिव कंटेंट, एक को नहीं दिखाऊंगी, और फिर ऑब्जर्व करूंगी कि अग्रेसिव कंटेंट की वजह से अग्रेशन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो ये क्या हुआ, कंट्रोल सेटिंग हुई, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया है, मैनिपुलेशन करी, मैंने छेड़छाड़ करी है चीजों के साथ में। क्लियर हुआ? छेड़छाड़ इसको गलत चीज में मत लेना, मैनिपुलेशन करेंगे नहीं तो हमें चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बहुत बड़ी कंट्रोल लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल सेटिंग्स में हो रहा है। इसे बंद कर दूं, मैं टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ, वही तो ठीक है, क्योंकि फैन ऑफ है ना, फिर अंदर पूरा वो हो जाएगा। नेक्स्ट इज नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब है, मैं ऐसे ही समझाती हूँ। नॉन पार्टिसिपेंट का मतलब है कि जो ऑब्जर्वर है वो किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बनेगा। जैसे सपोज अगर मुझे जानना है कि मेरे जितना भी 11th-12th का पूरा बैच है उसका क्या बिहेवियर रहता है इंस्टीट्यूट के अंदर, तो मैं क्या करूंगी, सपोज तुम तरन सर के पास में क्लास ले रहे हो, तुम किशोर सर के पास में क्लास ले रहे हो, मैं चुपचाप जाऊंगी और पीछे जाके बैठ जाऊंगी। ये क्या है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। मैं दूर से तुम्हें ऑब्जर्व कर रही हूँ, तुम्हारे ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ, सर की क्लास का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन दूर से ऑब्जर्व जरूर कर रही हूँ। अब इसमें सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ही यही है कि जब तुम्हें पता चल जाएगा दैट देयर इज एन ऑब्जर्वर इन द क्लास, तो तुम्हारा बिहेवियर भी चेंज होगा और सर का बिहेवियर भी चेंज होगा, ठीक है। दिस हैपेंस इन योर स्कूल एज वेल, कि स्कूल कोऑर्डिनेटर आके क्लास में बैठ गया या प्रिंसिपल आके क्लास में बैठ गई, तो टीचर का भी बिहेवियर चेंज हो जाता है और स्टूडेंट का भी बिहेवियर चेंज हो जाता है। दैट इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऑन द अदर हैंड, इसमें हम ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं। सपोज करते हैं कि अगेन सेम एग्जांपल है कि मुझे किशोर सर की या तरन सर की क्लास का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है कि इंस्टीट्यूट में कैसा बिहेवियर है उनका। तो मैं क्या करूंगी, तुम लोगों का ग्रुप का पार्ट बन जाऊंगी। तुम्हें नहीं पता कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं तुम्हारे ग्रुप का पार्ट बन जाऊंगी, तुम्हारे साथ में एक रैपो बिल्ड करूंगी, ठीक है। रैपो बिल्ड किस लेवल पे करूंगी वो डिपेंड करता है कि मुझे किस तरीके की इंफॉर्मेशन तुमसे चाहिए। अगर मुझे शैलो लेवल की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं शैलो लेवल की ही रैपो बिल्ड करूंगी, कि तुम्हें मेरा नाम पता होगा, मुझे तुम्हारा नाम पता होगा, क्लास एज वगैरह ये सब पता होगी मुझे। बट अगर मुझे डीप लेवल की इंफॉर्मेशन चाहिए कि तुम्हारे फ्रेंड्स किस तरीके के हैं, क्या तुम कहीं बाहर जाके घूमने तो नहीं जाते, बंक करने तो नहीं जाते, अब उस लेवल की इंफॉर्मेशन जानने के लिए मुझे तुम्हारी रैपो अच्छी करनी पड़ेगी ना तुम्हारे साथ, कि तुम मुझ पर भरोसा करो। तो फिर मैं रैपो उस बेसिस पे करूंगी। तो अगर मुझे डीप लेवल की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं रैपो डीप लेवल की करूंगी, अगर मुझे शैलो लेवल की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं रैपो शैलो लेवल की करूंगी। दिस इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, हमें जेन्युइन डेटा मिलता है, हमें जेन्युइन बात पता चलती है। क्लियर हुआ?
ओके, अब इसमें ना नोट्स में ध्यान रखना कि जैसे अब मैंने डिसएडवांटेज ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी लिखा हुआ है, तो ना बीच बीच में ही कुछ कुछ चीजों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, और एंड में उस पर्टिकुलर मेथड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो कोई भी चीज पढ़ने से पहले, लर्न करने से पहले उसकी हेडिंग अच्छे से पढ़ लेना। तो अभी क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का था वो। अब हम इन टोटल ऑब्जर्वेशन मेथड का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। सो एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड यही है कि आपको नेचुरलिस्टिक सेटिंग में जहां पर वो बिहेवियर अकर हो रहा है, आपको वो बिहेवियर पढ़ने का मौका मिल जाता है। देन ऑब्वियसली आपके पास जो डेटा आएगा वो बहुत रिच आएगा। ऑन द अदर हैंड, ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। सबसे पहले लेबर इंटेंसिव है, हमें बहुत सारे ऑब्जर्वर्स लगाने पड़ेंगे। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा एक बिहेवियर को ऑब्जर्व करने में। देन ऑब्जर्वर के बायस से ससेप्टेबल है, मतलब ऑब्जर्वर का बायस जो है वो बीच में आ सकता है। अब बायस क्या होता है, आपके जो इंटरप्रिटेशन है वो आपके वैल्यूज और बिलीफ से जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, कि जैसे मैं मानती हूं कि गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, गुस्सा करने वाला इंसान अच्छा नहीं होता है। अब मेरे सामने अगर किसी ने, मैं कोई भी सपोज कोई भी बिहेवियर ऑब्जर्व कर रही हूँ, मेरे सामने किसी ने गुस्से से बिहेव कर दिया, तो मैंने क्या मान लिया कि ये इंसान तो बेकार है। ये क्या है, मेरा बायस है बीच में। ठीक है, तो इसलिए ऑब्जर्वर का बायस बहुत बड़ी आ जाता है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और हम किस लेवल तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं हमारे हाथ में भी नहीं है। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट मेथड इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब ये मेथड अच्छे तरीके से समझना, ऑब्जर्वेशन मेथड थोड़ा सा आसान था, आसान ही था। एक्सपेरिमेंटल मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर तुम अच्छे से समझ जाओगे तो फिर बहुत आसान है। ओके, अब जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो हम कंडक्ट करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जानने के लिए। ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसको जानने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल मेथड करते हैं। लेकिन ये होता है कंट्रोल्ड सेटिंग्स में, मतलब ये कहाँ होगा, लेबोरेटरीज में होगा। ठीक है, अब ये बहुत ही केयरफुली डिजाइंड होता है कि हम एक फैक्टर में चेंजेस करते हैं जिसका इफेक्ट दूसरे फैक्टर में हमें देखने को मिलता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब मैं अगर एक चीज को बढ़ाऊंगी या घटाऊंगी तो उसका इफेक्ट दूसरे फैक्टर पे आएगा, तो मुझे रिलेशनशिप अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से ये कंट्रोल सेटिंग्स में होता है। अब बाकी सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज करते हैं, सेम एग्जांपल है, अग्रेशन की वजह, अग्रेसिव कंटेंट की वजह से अग्रेशन बढ़ रहा है। तो तुमने बोला था ना कि मैम बाकी भी ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो अग्रेशन को अफेक्ट कर सकता है। मैं बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखूंगी, जितने भी फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि अग्रेशन को अफेक्ट कर सकते हैं बच्चों के, मैं उन सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखूंगी। ठीक है, यानी कि उनके, जैसे हंगर की वजह से हमें गुस्सा आ जाता है, या फिर सपोज हमने आसपास देख लिया कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, तो हम उन सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे, और वो कैसे रखते हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, अब एक्सपेरिमेंट में जो कॉज होता है इसके अंदर करते हैं हम मैनिपुलेशन, और जो इफेक्ट होता है इस मैनिपुलेशन का इफेक्ट इस बिहेवियर या फिनोमेना पर हमें दिखता है। तो एक तरीके के चेंजेस हमें दिखते हैं, इसकी मैनिपुलेशन की वजह से इसके अंदर हमें चेंजेस दिखते हैं।
तो कॉज क्या है? ऐसा इवेंट जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं। इफेक्ट क्या है? जिसके चेंजेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं मैनिपुलेशन की वजह से। ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज है वो है वेरिएबल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि हमने क्या बोला है, वी सी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अब जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी आपको डेफिनेशन दे रखी है। एनी स्टिमुलस और इवेंट विच वेरीज, दैट इज इट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज और चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड इज अ वेरिएबल। कोई भी ऐसी चीज जो चेंज हो सकती है और उसको हम मेजर कर सकते हैं वो वेरिएबल है। अब एक चीज समझने वाली है कि स्टिमुलस अपने आप में, यानी कि एक ऑब्जेक्ट अपने आप में वेरिएबल नहीं होता है। मैं पहले से ही बता दूं, जब जब मैं, क्योंकि मेरे को यही भाषा यूज करने की आदत है हमेशा, शायद मैं ना कर पाऊं तुम्हारे लिए ट्रांसलेट, तो अगर मैं स्टिमुलस बोल रही हूँ मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अगर जो वेरिएबल है, वो जो स्टिमुलस है वो अपने आप में वेरिएबल नहीं होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं वो वेरिएबल होती है। ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला मार्कर, मार्कर जो है वो वेरिएबल नहीं है, किस कलर का मार्कर है वो वेरिएबल है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल होती है। ठीक है। अब so does the variation can be in the quality or quantity of objects या फिर events। इसलिए क्वांटिटी या क्वालिटी में हमेशा वेरिएशन हो सकती है। जैसे कि मैंने रेड या ब्लू बोला तो अब उसमें वेरिएशन हो सकता है। मार्कर्स में देयर इज नो वेरिएशन, क्योंकि मार्कर तो अपने आप में ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसके अंदर हम मैनिपुलेशन करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसके हम चेंजेस मेजर करते हैं। ठीक है। मतलब अगर मैंने बोला जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड कर रही हूं मैं, और वैसे भी मेरे वाले एग्जाम्पल के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड ही यूज हो सकता है और कोई मेथड यूज भी नहीं हो सकता। कॉम्बिनेशन में हम कोई और मेथड यूज कर सकते हैं, बट एक्सपेरिमेंटल मेथड तो मेन है। ये अग्रेसिव कंटेंट बढ़ रहा है क्योंकि अग्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि अग्रेसिव कंटेंट बढ़ रहा है। ठीक है। अब मैंने क्या किया है, एक ग्रुप को मैं दिखा रही हूँ अग्रेसिव कंटेंट 1 महीने के लिए, और दूसरे ग्रुप को मैं अग्रेसिव कंटेंट के अलावा बाकी सारा कंटेंट दिखा रही हूँ। 1 महीने के बाद में दोनों ग्रुप का मैं अग्रेशन जो है वो मेजर करूंगी। अब तुम मुझे बताओ कि इस पूरे सिनेरियो में वी हैव 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल 1 है अग्रेसिव कंटेंट, वेरिएबल 2 है अग्रेशन। अब तुम मुझे बताओ इसमें से इंडिपेंडेंट क्या है और डिपेंडेंट क्या है? ठीक है। क्योंकि हम अग्रेसिव कंटेंट में क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। एक को दिखा रही हूँ, एक को नहीं दिखा रही, और उसका इफेक्ट किस पर आ रहा है, अग्रेशन पर आ रहा है, तो वो हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। इस चीज को एक एग्जाम्पल के ही तौर पे अपने दिमाग के अंदर बिठाने की कोशिश करो, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पे आएगा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। आपको सिचुएशन दे दी गई, अब हाइपोथेसिस भी बनाओ, अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल भी बताओ। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। सो एक बारी रीड कर देती हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट वेरिएबल विच इज मैनिपुलेटेड और ऑल्टर्ड or its strength varied by the researcher in the experiment. It is the effect of this change in the variable which the researcher wants to observe or note in the study. The independent variable is the cause. Dependent variables on which the effect of independent variable is observed is called dependent variable. Dependent variable represents the phenomena the researcher desires to explain. It is expected that change in the dependent variable will ensue from changes in the independent variable. Dependent variable is the effect in experimental situation.
तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन भी आ सकता है कि सपोज आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, नाउ आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द बोथ। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होगा और तुम आंसर कर रहे हो उसको बिना सिचुएशन से रिलेट करे, आंसर कंप्लीट मत करना, ठीक है। अगर तुमने सिचुएशन से रिलेट नहीं किया उसको तो आधा नंबर तुम्हारा वहां चला जाएगा, क्योंकि वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। तुम अगर आइडेंटिफाई कर रहे हो किस चीज को, तो तुम आंसर में लिखना भी तो पड़ेगा कि किस बेसिस पे आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे अगर तुमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर दिया और उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल तुमने बता दिया कि इस सिचुएशन में ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि इसके अंदर ये चीज हो रही है, इसके अंदर मैनिपुलेशन हो रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के बिना किसी एक का अस्तित्व नहीं है। इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो डिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूजन बाय द रिसर्चर इज द ओनली वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंसेस द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब तुम मुझे बताओ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक रिसर्चर चूज करेगा, क्या वही एक वेरिएबल है जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है? मतलब हम्म व्हाट वुड यू से कि सिर्फ क्या इंडिपेंडेंट, दोबारा से क्वेश्चन सुन लो, क्या सिर्फ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक रिसर्चर चूज कर रहा है, क्या वही वेरिएबल सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है? रिवाइज करिए। नहीं। कैसे? डू यू हैव एन एग्जांपल? मतलब तुम्हारे हिसाब से अगर हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं, अब तुमने इसमें आइडेंटिफाई किया कि अग्रेसिव कंटेंट जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और अग्रेशन जो है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो तुम मुझे बताओ, क्या सिर्फ अग्रेसिव कंटेंट अग्रेशन को अफेक्ट करता है? अब क्वेश्चन पकड़ा तुम लोगों ने, सिर्फ अग्रेसिव कंटेंट थोड़ी अग्रेशन को अफेक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली, सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, ये हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ लिया था कि एक बिहेवियर के लिए देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। अब ये तुम्हें साइकोलॉजी में तो हेल्प करेगा ही करेगा, तुम्हें लाइफ में भी ये चीज हेल्प करेगी कि एक बिहेवियर के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो किसी को जज करने से पहले सोच लो, 2 मिनट रुको, टेक अ पॉज एंड देन थिंक अबाउट इट। सो एक बिहेवियर के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। वो तो मैंने ये चूज किया है ना कि भाई मैं अग्रेसिव कंटेंट और अग्रेशन के बीच का रिलेशनशिप पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अग्रेशन को अफेक्ट करने वाले तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आपने मे भी घर में ऐसा होते हुए ऑब्जर्व किया है, नेबर में ऐसा होते हुए ऑब्जर्व किया, आपको भूख लगती है तो आप गुस्से में आ जाते हो, मेंटल हेल्थ हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, वेरियस फैक्टर्स आर देयर, ठीक है। So, no, independent variable chosen by the researcher is not the only variable that influences the dependent variable. Any behavioral event contains many variables. It also takes place within a context. Independent and dependent variables are chosen because of the researcher's theoretical interest. However, there are many other relevant or extraneous variables that influence the dependent variable, but the researcher may not be interested in examining their effects. These extraneous variables need to be controlled in an experiment so that a researcher is able to pinpoint the cause and effect relationship between independent and dependent variables. तो मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि बाकी सारे फैक्टर्स हम कांस्टेंट रखते हैं, तो मुझे पता है और बतेरी फैक्टर्स हैं जो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर सकते हैं, तो बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं मैं उनको कंट्रोल कर दूंगी, मैं उनको कांस्टेंट रखूंगी अपनी स्टडी में, ताकि उसका इफेक्ट मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल पे ना आए और मेरी रिसर्च जो है वो कंटामिनेट ना हो। क्लियर हुआ? ठीक है, आई थिंक बाकी का हमें नेक्स्ट क्लास में करना चाहिए।
टू मच इंफॉर्मेशन हो जाएगी।